डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से मैं डॉक्टर आशीष कुमार सिंह, सहायक प्राध्यापक हिंदी, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, आज बीए द्वितीय वर्ष के हिंदी एकांकी और अन्य गद्य विधाओं के अंतर्गत, जिसका कोड है HND COM 202 इकाई 11, जीवनी निराला की साहित्य साधना डॉक्टर रामविलास शर्मा लेकर प्रस्तुत हुआ हूं, जिसके भाग 2 की चर्चा आज हम करेंगे। इसके पूर्व मैंने भाग 1 में इसके उद्देश्य, प्रस्तावना, हिंदी साहित्य में जीवनी का विकास, लेखक परिचय में डॉक्टर रामविलास शर्मा जी के जीवन परिचय को और कृतित्व परिचय को बता चुका हूं। विद्यार्थी मित्रों, आज मैं भाग 1 को एक बार फिर सरसरे तौर पर देखते हुए भाग 2 पर चर्चा करेंगे। भाग 2 में हम चर्चा करेंगे निराला की साहित्य साधना जीवनी की जो विषय वस्तु है उस पर बातचीत करेंगे। जीवनी निराला की साहित्य साधना डॉक्टर रामविलास शर्मा की एक महत्वपूर्ण कृति है। इससे पूर्व के इकाई में जब भाग 1 इसके वीडियो में मैंने आप लोगों को इसकी चर्चा की थी तो बताया था कि आत्मकथा और जीवनी का भेद जानना अत्यंत जरूरी है, जिसे आप इसके पूर्व की वीडियो 1 में देख सकते हैं, भाग इकाई 1 में देख सकते हैं। निराला की साहित्य साधना जीवनी है जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की के जीवन को के कठिन समय को, साधना के कठिन समय को प्रस्तुत कर रही है। जीवनी आधुनिक हिंदी गद्य की एक महत्वपूर्ण विधा है। किसी महान व्यक्ति के जीवन का संपूर्ण विवरण क्रमबद्ध रूप में महत्वपूर्ण घटनाओं के माध्यम से जब कोई अन्य लेखक प्रस्तुत करता है तो उस साहित्यिक रचना को जीवनी कहा जाता है। यहाँ पे यह ध्यान रखिएगा विद्यार्थी मित्रों कि यहाँ पर प्रस्तुत करने वाला लेखक कोई और है। अगर यह आत्मकथा होती तो लिखने वाला स्वयं होता और वह अपने स्वयं के जीवन के बारे में लिखता तो आत्मकथा होती। और जीवनी इसलिए है क्योंकि किसी अन्य व्यक्ति पर किसी अन्य के द्वारा लिखा गया है। हिंदी साहित्य कोश के अनुसार किसी व्यक्ति विशेष के जीवन वृत्तांत को जीवनी कहते हैं। बाबू गुलाब राय के अनुसार जीवनी लेखक अपने अपने चरित्र नायक के अंतर्बाह्य स्वरूप का चित्रण कलात्मक ढंग से करता है। इस चित्रण में वह अनुपात और शालीनता का पूर्ण ध्यान रखता हुआ सहृदयता, स्वतंत्रता और निष्पक्षता के साथ अपने चरित्र नायक के गुण दोष सजीव व्यक्तित्व का एक आकर्षक शैली में उद्घाटन करता है। इस उदाहरण के माध्यम से आप इसके जीवनी के जो मूलभूत वस्तु हैं, बातें हैं, उसको समझ सकते हैं। जीवनी के प्रकार पे हम बातें किए थे: आत्मीय जीवनी, लोकप्रिय जीवनी, ऐतिहासिक जीवनी, मनोवैज्ञानिक और व्यक्तिगत जीवनी। इसके अलावा हिंदी में जीवनी के विकास में हमने भारतीय युगीन जीवनी साहित्य पे बात की थी, द्विवेदी युगीन जीवनी साहित्य पर बात किया था और छायावाद का और छायावादोत्तर एवं समकालीन जीवनी साहित्य पर चर्चा कर चुके हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आधुनिक युग के अनेक अन्य विधाओं के समान जीवनी साहित्य का आरंभ भी भारतेंदु युग में हुआ। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने महत्वपूर्ण जीवनियाँ लिखी जो चरितावली, बादशाह दर्पण, उदयपुरोदय और बूदी का राजवंश नामक ग्रंथ में संकलित हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के काल में ऐतिहासिक महापुरुषों से संबंधित जीवनियाँ यथा दयानंद के जीवन चरित्र पर आधारित जीवनियाँ लिखी गई। छायावाद में जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, महादेवी वर्मा के काल को ही छायावादी काल कहा जाता है और इस काल में ईश्वरी प्रसाद शर्मा कृत बाल गंगाधर तिलक, नरोत्तम व्यास कृत गांधी गौरव, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की चंपारण में महात्मा गांधी आदि रचनाओं की रचना की गई, जीवनियों की रचना की गई है। छायावादोत्तर एवं समकालीन जीवनी साहित्य की बात करें तो यह समय ऐतिहासिक पुरुषों का समय था, बड़े बड़े राजनेताओं का समय था जिनके ऊपर जीवनियाँ लिखी गई हैं। घनश्याम बिड़ला, काका कालेलकर, सुमंगल प्रकाश, सुशीला नायर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा जैनेन्द्र कुमार द्वारा क्रमशः लिखित बापू की झांकियाँ, बापू के कदमों में, अकाल पुरुष गांधी, इस
समकालीन जीवनी साहित्य में उल्लेखनीय कृतियां हैं। और इसी दौर की कृति है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की साहित्य साधना डॉक्टर रामविलास शर्मा जी की। रामविलास शर्मा जी का जीवन परिचय यह है कि आप उत्तर प्रदेश के ऊंच गांव सानी जिला उन्नाव में पैदा हुए थे। लखनऊ विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए किया और वहीं अस्थायी रूप से अध्यापन करने लगे। 1940 में वहीं से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। 1943 से बलवंत राजपूत कॉलेज आगरा में अंग्रेजी विभाग में अध्यापन किया और अंग्रेजी विभाग के विभागाध्यक्ष भी रहे। 30 मई 2000 को आपका निधन हुआ। डॉक्टर रामविलास शर्मा का कृतित्व परिचय 1934 से आरंभ होता है, जब वह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के संपर्क में आए। प्रकाशित कृतियां साहित्यिक आलोचनाओं में प्रेमचंद, भारतेंदु योगीन, निराला, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना। निराला की साहित्य साधना भाग 1 जो जीवनी के रूप में है और भाग 2 आलोचना के रूप में प्रसिद्ध है। इनको प्राप्त सम्मान सन 1970 ईस्वी में निराला की साहित्य साधना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। सन 1988 में, इस पर हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं तो यहाँ बहुत विस्तृत जाने की जरूरत नहीं है। निराला की साहित्य साधना जीवनी की विषय वस्तु। कुल 15 अध्यायों में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जीवन कथा है। पहले 3 अध्यायों में निराला जी के व्यक्तित्व का विश्लेषण है। एक अध्याय पंत और निराला के साम्य और वैषम्य पर आधारित है। अंतिम अध्याय में तथ्य संग्रह और जीवनी लिखने की समस्याओं का चित्रण है। यह रामविलास शर्मा द्वारा रचित एक जीवनी है। इस जीवनी का प्रकाशन 1969 ईस्वी में हुआ था तथा सन 1970 में इस जीवनी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह कृति 3 बृहत काय खंडों में विभाजित है। प्रत्येक के प्रकाशन काल में पर्याप्त अंतर है। प्रथम खंड 1969 ईस्वी में प्रकाशित है, द्वितीय खंड 1972 ईस्वी में और तीसरा खंड 1976 ईस्वी में प्रकाशित है। प्रथम खंड में निराला के जीवन के अंतरंग को बहुत निकट से अनुभव के आधार पर आंका गया है। निराला के जीवन के आरोह और अवरोह दोनों पक्षों का संतुलित चित्रण प्रथम खंड में किया गया है। दूसरे खंड में उनकी कला और विचारधारा का विवेचन है और तीसरे खंड में उनके जीवन और साहित्य से संबंधित अध्ययन सामग्री तथा पत्र साहित्य से संबंधित है। प्रथम खंड के प्रकाशन से रामविलास जी के समकालीन साहित्यकारों में उनके प्रति एक विशेष आदर का भाव जगा, जिसको व्याख्यायित करने के लिए यहाँ पे अमृतलाल नागर का कोट करना बहुत नितांत आवश्यक मैं समझता हूँ। डॉक्टर रामविलास शर्मा द्वारा लिखित निराला की साहित्य साधना का प्रथम खंड पाकर मैंने ऐसा संतोष भरा हल्कापन अनुभव किया मानो मेरी ही बरसों की मेहनत सफल होकर सामने आई हो। निराला जी का जीवन जितना ही जटिल और अंतर्विरोधों से भरा हुआ था, उतना ही उनका साहित्य भी जटिलताओं से भरा है। नए संघर्ष निराला की साहित्य साधना के प्रथम खंड से लिया गया पाठ है। रामविलास शर्मा ने निराला के जीवन का भरसक वस्तुपरक जीवन चित्रण किया है, जिसका उद्देश्य पाठक को मंत्रमुग्ध करना नहीं बल्कि विवेकपूर्ण तरीके से निराला के व्यक्तित्व को समझने में सहायक होना है। डॉक्टर रामविलास शर्मा जी की जीवनी के माध्यम से ही हम यह जान पाते हैं कि एक सूरज कुमार तिवारी नामक साधारण गरीब परिवार में जन्म लेने वाला बालक कैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जैसा असाध्य पुरुष बन सका और तुलसीदास के बाद हिंदी के महानतम कवियों में गिना जाने लगा। प्रस्तुत जीवनी में निराला जी की जीवनी से संबंधित सारे प्रसंग यथार्थ होकर भी खास ढंग से सजाए हुए लगते हैं। चाहे रविन्द्रनाथ से श्रेष्ठता का दावा हो, चाहे मतवाला मंडल के सदस्यों से मतभेद हो, चाहे महावीर प्रसाद द्विवेदी, रूपनारायण पांडे, बनारसी दास चतुर्वेदी से झड़प हो। इस ग्रंथ में विशेषकर यानी जीवनी भाग 1 में विशेषकर 1920 से 1950 तक के दौर के साहित्यिक बहसों, समस्याओं और उनके संदर्भों में व्यक्तियों और संस्थाओं का विपुल विवरण प्राप्त होता है। अगर आपको 1920 से 50 तक के साहित्यिक बहसों को जानना है तो आप निराला की साहित्य साधना को उलट पुलट सकते हैं। निराला के जीवन में हिस्सा लेने वाले अनेक साहित्यिक व्यक्तित्व जीवंत रूप में किसी उपन्यास के पात्रों की भांति इस जीवनी में सामने आते हैं, जैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी, महादेव प्रसाद सेठ, मुंशी नवजाद लाल, शिवपूजन सहाय आदि। शर्मा जी ने निराला के परिवार का वर्णन भी बड़े विस्तार के साथ किया। सबसे अधिक पिता राम सहाय तिवारी, फिर पत्नी मनोहरा देवी और तदनंतर पुत्री सरोज, इन सब के संबंधों के परिवेश से निर्मित निराला की स्वीकृतियों और निषेधों का स्पष्ट रेखांकन कर डॉक्टर शर्मा ने जीवनी लेखन में अनेक सजीव सघनताएं और विरलताएं संयोजित की।
उनके अनुसार निराला के मन में बहुत सी ग्रंथियां, बहुत से तनाव, दमित कामनाएं आदि उन्हें बेचैन करती रहती थी। निराला के निराले व्यक्तित्व को जानने के लिए मुझे कुछ बातें यहाँ याद आ रही हैं। एक बार की बात है कि महादेवी वर्मा जी को सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अपनी मुंहबोली बहन मानते थे। तो जब भी राखी बंधवाने की बात आती थी या राखी बंधवाने के समय जब वो महादेवी वर्मा जी के घर पे जाते थे, तो वो महादेवी वर्मा जी के घर पर जाते समय एक्के का सहारा लेते थे। वैसे हमेशा पैदल जाते थे, लेकिन राखी विशेष पर्व पर वह राखी बंधवाने जाते थे तो एक्के से जाए, और भले ही उस एक्के का पैसा जो देना था वह पैसा महादेवी वर्मा जी से ही लेकर उसको दें, लेकिन उस दिन वह एक्के से ही जाते थे। हर राखी पे उनका यही काम था। एक और वाक्य याद कर रहा हूं मैं, याद आ रहा है मुझे कि एक बार कॉफी हाउस में कॉफी पीने के दौरान कवियों में बात हुई कि निराला जी कल कॉफी पिलाएंगे, और उनके मेहनतनामा का जो कविताएं प्रकाशित हुई थीं कुल 50 रुपये बनता था। 50 रुपये तब के समय में, इलाहाबाद की बात है जो आपका प्रयागराज है, उसके कॉफी हाउस में इनको पिलाना था। सारे कवियों के बीच यह तय हो गया कि अब ये पिलाएंगे कॉफी। अगले दिन सारे कवियों का जमावड़ा इकट्ठा हुआ और कॉफी पी गई। कॉफी पीने के बाद जब पैसा देने की बात आई तो निराला जी के तरफ सारे कवि देखने लगे, और निराला जी ने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है। लगभग घूरते हुए कवियों ने उनसे पूछा कि अभी कल ही आपको 50 रुपए दिए गए थे, वो 50 रुपए क्या हुए? उन्होंने कहा, बाहर भीख मांग रही एक माता को मैंने दे दिया। कारण था देने का कि उस माता से उन्होंने पूछा, ये उनके शब्द हैं, मेरे शब्द नहीं हैं, उन्होंने पूछा कि आपको कितना रुपया मिल जाए कि आप भीख मांगना छोड़ देंगी। इस पर उस बुढ़िया ने कहा कि 50 रुपए मिल जाए तो मैं भीख मांगना छोड़ दूंगी, यानी कल से यहां बैठना छोड़ दूंगी। और वह 50 रुपए जो उनको उनकी कृतियों के लिए पुरस्कृत, कृतियों के मेहनतनामा के तौर पे मिला था, उसको उन्होंने मेहनताना के तौर पर वो उसको उन्होंने दे दिया। तो आज उनके पास कॉफी पिलाने के लिए पैसे नहीं थे। ऐसे निराले व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति थे निराला। लेकिन इन चंद बातों के माध्यम से निराला के जीवन को यूं ही सरल तरीके से नहीं समझा जा सकता। उत्तर प्रदेश में उनके पिताजी रहते थे, जैसा कि राम सहाय जी। गरीबी के दिनों को झेलते हुए वो बंगाल चले जाते हैं। बंगाल में रोजी रोटी का जुगाड़ होता है, कुछ आर्थिक स्थिति ठीक होने लगती है। उसी के दौरान सूरज कुमार तिवारी का जन्म होता है, और फिर वहाँ अकाल आता है, और वहाँ की से निकलकर यह फिर इलाहाबाद आते हैं। सरोज का गुजर जाना, माता पिता का गुजर जाना, पत्नी का गुजर जाना, यह बहुत सारी ऐसी विकराल समस्याएं थीं जिनको निराला जी न केवल झेले बल्कि उसमें से बाहर भी निकले और इतना विपुल साहित्य लिख भी पाए। एक बार की बात है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को की टिप्पणी करते हुए गांधी जी ने कहा कि रविन्द्रनाथ टैगोर के टक्कर का हिंदी में कोई कवि नहीं है। इस बात से आहत होकर निराला जी आहत हुए और वह गांधी जी के पास पहुंच गए, और गांधी जी से छूटते ही उन्होंने पूछा कि क्या आप कभी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को पढ़े हैं? गांधी जी ने कहा कि नहीं, मैंने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को नहीं पढ़ा है। उन्होंने कहा कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को आपको पढ़ना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप अपनी कुछ किताबें मुझे भिजवा दीजिएगा, मैं उनको पढ़ के आपको बता दूंगा, मैं उनको पढ़ूंगा, अवश्य पढ़ूंगा। तो उन्होंने कहा कि मुझे एक वाक्य, एक कहानी कहीं सुनी थी, वो याद आ रही है कि एक व्यापारी, एक ग्राहक एक व्यापारी के घर जाता है घोड़ा खरीदने के लिए। ग्राहक व्यापारी से पूछता है कि क्या उसको घोड़े मिल पाएंगे? व्यापारी बोलता है कि मेरे पास एक भी घोड़ा नहीं है। ठीक उसी समय अस्तबल से एक घोड़े के हिनहिनाने की आवाज आती है। ग्राहक कहता है
एक घोड़े की आवाज तो आ रही है और आप कह रहे हैं कि अस्तबल में घोड़े नहीं हैं। व्यापारी ने कहा कि आपको मेरी भाषा समझ में आती है या घोड़े की भाषा समझ में आती है? अर्थात मैं घोड़ा नहीं देना चाहता, मैं घोड़ा नहीं बेचना चाहता, यह बात आपकी समझ में नहीं आ रही है। तो मैं आपकी भी भाषा को समझ गया हूं, आप हिंदी साहित्य को पढ़ने से रहे, आप हिंदी साहित्य को पढ़ने से रहे। और यह कहकर वे उठकर चले गए। निराला का व्यक्तित्व इतना विकराल था कि वह उस समय के लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति से भी दो टूक सवाल करने में पीछे नहीं छूटे। ऐसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के साहित्य साधना को डॉक्टर रामविलास शर्मा जी ने अजर और अमर किया, जिसे हम आज पढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप उम्मीद करता हूं कि मैं फिर अगली इकाई में एक अगले भाग में लेके उपस्थित होऊंगा, अगली इकाई। और तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। स्वाध्यायः परमः